अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। आइए जाते साल को चंद लम्हे थाम कर उस पर एक नज़र डालें और कुछ हासिल कर लें। 2025 पाकिस्तान की तारीख में बहुत सी वजूहात की बिना पर एक फैसला कुन साल के तौर पर याद रखा जाएगा। ये साल एक जानिब दिफाई और खारजा महाज पर नुमाया कामयाबियों की अलामत रहा, तो दूसरी जानिब मईशत और समाजी इस्लाहात के मैदान में खला और कमज़ोरियाँ भी भरपूर शिद्दत से नुमाया रहीं। कौमी सलामती, इलाकाई सियासत और आलमी ताल्लुकात में पाकिस्तान का किरदार मजबूत हुआ, मगर आम आदमी की माशी हालत में नुमाया बेहतरी देखने में ना आ सकी। आलमी ताल्लुकात के तनाजुर में 2025 पाकिस्तान के लिए सिफारती बहाली और आलमी एतमाद के फ़रोग का साल साबित हुआ। अमरीका, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्किया, ईरान, अज़रबैजान, मलेशिया, इंडोनेशिया और बांग्लादेश समेत मुतअद्दिद ममालिक के साथ रवाबित में इजाफा हुआ। भारत के साथ कशीदगी 2025 का एक अहम मोड़ साबित हुई। अप्रैल में पहलगाम वाक़े को बुनियाद बनाकर मई में भारत की जारहियत और उसके जवाब में पाकिस्तान के ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस ने न सिर्फ दिफाई सलाहियत को साबित किया, बल्कि पाकिस्तान के जिम्मेदार रियासती किरदार को भी नुमाया किया। महदूद और मौसर अस्करी रद्द-ए-अमल के बाद कशीदगी को न बढ़ाने का फैसला आलमी सतह पर पाकिस्तान के लिए मुस्बत साख का बायस बना। खास तौर पर पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात में आने वाली गर्मजोशी गैर मामूली अहमियत की हामिल रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के व्हाइट हाउस दौरे ने दिफा, मईशत, इलाकाई अमन और मौसमियाती चैलेंजेस के हवाले से दो तरफा ताउन को नई जहत दी। सदर ट्रंप की आलमी टैरिफ पॉलिसीज़ के बावजूद पाकिस्तान को रियायती तिजारती सहूलियात मिलना इसी शराकतदारी की मजबूती का मजहर था। दूसरी जानिब दाखिली सलामती का मंजरनामा तशवीशनाक रहा। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ के मुताबिक रवां साल दहशतगर्द हमलों की तादाद 1063 रही, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 17% ज़्यादा थी। 26 खुदकुश हमले रिपोर्ट हुए, जबकि 664 सिक्योरिटी एहलकार और 580 शहरी शहीद हुए। इसके बावजूद सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयों में शिद्दत आई और 2100 से ज़ायद शिद्दत पसंद मारे गए। पाक अफगान ताल्लुकात भी 2025 में शदीद दबाव का शिकार रहे। अफगान तालिबान की जानिब से दहशतगर्द अनासर के खिलाफ मौसर इक़दामात न होने के बायस सरहदी कशीदगी बढ़ी, हत्ता कि अक्टूबर में सरहद पार हमले भी देखने में आए। नतीजतन तजारत और आमदोरफ्त की बंदिश ने माशी नुकसानात को मजीद बढ़ा दिया। माशी एतबार से मैक्रो आशारियों में बेहतरी के आसार ज़रूर नुमाया हुए। शरह सूद में कमी आई, रुपये की कदर निस्बतन मुस्तहकम रही और स्टॉक मार्केट नई बुलंदियों तक पहुंची, जहां KSE 100 इंडेक्स 1,72,000 पॉइंट से तजावुज़ कर गया। तहम माइक्रो सतह पर महंगाई, बेरोजगारी और क़ुव्वत ख़रीद में कमी ने आम आदमी की मुश्किलात कम न होने दी। सियासी सतह पर 2025 हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान कशीदगी, आइनी तरामीम और पार्लिमानी बालादस्ती के सवालात के गिर्द ही घूमता रहा। मजमूई तौर पर 2025 को आलमी तन्हाई से निकलने और दिफाई और सिफारती वक़ार के इस्तेहकाम का साल कहा जा सकता है। इसी पर गुफ्तगू 2025 में और क्या कुछ रहा। पैनल में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, जैगम खान, आमिर अहमद खान और रज़ा रूमी साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। अलविदा 2025 का सूरज पाकिस्तान को कौन सा बड़ा सियासी सबक देकर गुरूब हो गया? जैगम साहब, ऊपर कुछ मोटे मोटे निकात रखे, पाकिस्तान के लिए कैसा रहा, चाहे वो दिफाई था, मुआशी था, खारजा सूरत हाल रही, मगर पॉलिटिकली अगर देखा जाए सियासी डेडलॉक का ये साल रहा है। आपके ख्याल में ये डेडलॉक कोई सबक दे रहा है, कोई लर्निंग है इसमें हम सब के लिए? देखिए कैसा तजाद है। एक तरफ आपने पूरी कामयाबियों की एक लिस्ट गिनवाई है जो बैरूनी महाज से ताल्लुक़ रखती हैं, जो सफ़ारती महाज से ताल्लुक़ रखती हैं, जो सफ़ारती डिप्लोमेसी उससे ताल्लुक़ रखती हैं, जो जियो स्ट्रेटजी से ताल्लुक़ रखती हैं, जियो पॉलिटिक्स से ताल्लुक़ रखती हैं। और सियासत में देखें तो मामला ही उलट है। सबक निकालने लगें तो अजीबो गरीब सबक निकलते हैं। मिसाल के तौर पर एक सबक जो सबसे बड़ा सबक है सियासतदानों ने इस साल खूब सीखा तो अभी नहीं, उसको मज़ीद मजबूत किया, वो ये था कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। तो जिसने अपनी हस्ती को मिटाया उसने मर्तबा पाया। सो पॉलिटिशियंस डिमिनिश्ड देमसेल्व्स। वो जो हुकूमत में थे उन्होंने अपने अंदाज से अपने आप को डिमिनिश किया, और वो सियासतदान जो अपोजिशन में थे उन्होंने अपने अंदाज में अपने आप को डिमिनिश किया, अपने आप को बड़ा नहीं किया, बुलंद नहीं किया, मजबूत नहीं किया, अहम नहीं किया। और उसकी वजह है सबक नंबर 2।
सबक नंबर 2 क्या है? ज़मीं जुम्बद न जुम्बद गुल मोहम्मद। एक मुहावरा है जो हमारे बुज़ुर्ग बोला करते थे जब फ़ारसी मुहावरों का रिवाज था, और इसका मतलब है कि ज़मीन इधर की उधर हो जाए, गुल मोहम्मद इधर से उधर नहीं होगा। समझ गए सब। तो जिसको पंजाब में कहते हैं ना कि परनाला वहीं का वहीं रहेगा। तो कोई एक्सपीरियंशियल लर्निंग आपको जो ना पहले नज़र आई थी 77 साल में, ना अब नज़र आई 78वें साल में, कि हम अपने तजुर्बों से कुछ सीखेंगे, कुछ बदलेंगे, कुछ आगे बढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर हमने इस साल 1990 के बाद 13वां जश्न स्टेबलाइजेशन मनाया मईशत में। माशी इस्तेकाम का 13वां जश्न था ये 1990 के बाद, क्योंकि 13वां प्रोग्राम था IMF का, और 13वीं दफ़ा हमने डिफ़ॉल्ट से अपने आप को बचाया, 13वीं बार जश्न मनाया। और इसी साल में जब जश्न जारी था, चीनी एक्सपोर्ट भी की गई और इंपोर्ट भी की गई। क्या बात है। तो डिड दे लर्न एनीथिंग? क्या उनको इस बात का सबक मिला कि अशराफियाई मईशत इस मुल्क को खा गई है? हर तीसरे साल हम भागते हैं IMF की तरफ, हर तीसरे साल हम उधार मांगते हैं, हर तरह की कंडीशंस को कबूल करते हैं, अवाम को मुसीबत में डालते हैं, 50-50% इन्फ्लेशन हो जाती है, लोग गुर्बत में रगड़े जाते हैं, महंगाई होती है, तरक्की रुक जाती है। तो हमें अब कुछ बदलना होगा, थोड़ी सी कोई कुर्बानी देनी होगी। बहुत कमा लिया, इतना कमा लिया कि 7 पुश्तें खा सकती हैं, चलो 2 साल रहने दो, ये साल जाने दो, चलो अगले साल कमा लेंगे। इवन क्या इतना भी किसी ने लर्न किया? हमारे रूलिंग एलीट ने इतनी सी कुर्बानी दे दे कि इस साल ज़रा दाव ना लगाएं। नो, दे डिड नॉट। एलीटिस्ट की इकानमी अपनी आन बान शान के साथ चलती रही। क्या कोई रिफॉर्म हुआ? एक रिफॉर्म बता दीजिए जिसकी हम कहानियाँ सुन रहे थे। वो रिफॉर्म जो पाकिस्तान की गवर्नेंस के स्ट्रक्चर को ऊपर लेपा पोची नहीं, चूना लगाना तो जारी रहता है, चूना लगा दिया और जश्न मना लिया, कि जो बुनियादों को बदले, स्ट्रक्चर्स को बदले, उस इमारत को बदले जिसकी वजह से हम दुनिया तो क्या, दुनिया के गरीब तरीन खित्ते में भी सबसे पीछे रह गए। सही। नो, कोई लर्निंग नहीं, नॉट कोई सबक, क्योंकि कोई भी अपनी जगह से पीछे हटने को तैयार नहीं। कोई अलल्ले तलल्ले कम किए गए, कोई खर्चे कम किए गए, कोई प्रोटोकॉल कम किया गया, कुछ नहीं कम किया गया, कुछ कम नहीं किया गया। और कोई पार्टियों पर आ जाइए। क्या पार्टियों पर आ जाइए? क्या सियासी जमातों ने कोई आपस में डायलॉग का रास्ता अपनाया? शरीकों से बात नहीं करनी। देखिए, शरीक अपने होते हैं ना, गैरों से ही बात करनी है। ठीक हो गया। बात होगी तो बड़े साहब से होगी। तुम चोर उचक्के हो, तुमसे बात नहीं हो। दुरुस्त हो गया। नहीं हुआ। रूल ऑफ द गेम्स नहीं, पार्टियों में जमहूरियत नहीं, अवाम को मुक़्तदर करना नहीं, लोकल गवर्नमेंट नहीं, पार्लियामेंट को मजबूत करना नहीं। कोई लर्निंग नहीं। आप बताइए गुल मोहम्मद की और कितनी बातें आपको बताऊं? नहीं, आप गुल मोहम्मद तक ही रहें, क्योंकि निज़ाम भी वहीं खड़ा है पूरे का पूरा। आमिर अहमद खान साहब, रिफॉर्म्स और स्ट्रक्चर्स की अवाम के लिए कुछ हुआ या नहीं हुआ, लेकिन ये हम सब जानते हैं 2025 की जो आईनी तरमीम हुई, सवाल यह है कि उसने, ये सियासतदानों ने बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। क्या पार्लिमानी बालादस्ती को मजबूत किया गया है या सियासी तनाज़ात को बढ़ाया गया है? आयशा, बड़ा पॉइंटेड आपने सवाल किया, क्योंकि मैं एग्जैक्टली यही बात करने लगा था। जब सियासी सबक की हम बात करते हैं, और ख़ास तौर पर जब हम ये कहते हैं कि ये 2025 का आखिरी सूरज जो है वो हमारे लिए क्या सबक छोड़ के गया है, अच्छा, मैं समझता हूँ कि एक बहुत वाज़ेह सबक वो ये दे के गया है कि पाकिस्तान में जनरल ज़ियाउल हक़ के जाने के बाद से जब जमहूरियत की बहाली या सो कॉल्ड बहाली हुई, तो उसमें जमहूरियत का जब भी ज़िक्र होता था इस मुल्क के अंदर, उस पर जब भी तबसरा होता था, उसका जब भी तज्ज़िया होता था, तो हर किसी के जहन में और बशमूल पाकिस्तानी अवाम के एक ख़ास किस्म की मगरबी जमहूरियत का मॉडल उनके जहन में होता था, जिसमें लोग वोट देते हैं, एक हुकूमत बनाते हैं, फिर वो हुकूमत अपनी कारकर्दगी के ज़रिए 4-5 साल 5 साल जितनी भी मुद्दत होती है उसकी, उसके बाद दोबारा अवाम के पास जाती है और वो ये फ़ैसला करते हैं कि क्या उससे वो मुतमईन है, उसको दोबारा मुंतखब करना चाहिए या नहीं, किसी और को ये मौका देना चाहिए। तो ये जो एक टिपिकली मगरबी तसव्वुर है जमहूरियत का, वो मेरा ख़्याल है सबसे बड़ा सबक जो 2025 हमें दे के गया वो ये है कि वो रोल मॉडल जो कि हर किसी के जहन में था, उसको इस साल ने, मैं समझता हूँ, मुकम्मल तौर पर दफन कर दिया गया है।
और अब पाकिस्तान एक ऐसे निज़ाम की तरफ बढ़ रहा है, उसमें दाखिल हो चुका है, उसके अभी अवाइल के साल हैं, लेकिन अब एक ऐसे निज़ाम की तरफ बढ़ रहा है जिसको ना तो हम जमहूरियत कह सकते हैं, ना ही हम आमरीत कह सकते हैं। तो सवाल जो सबसे बड़ा मेरा ख़्याल है आने वाले वक्तों में हर किसी के जहन में होगा वो ये कि जमहूरियत में भी आवाम को का रियासत के साथ क्या रिश्ता होना चाहिए वो सबके ऊपर वाज़े होता है। आवाम की कुछ ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, उनके कुछ हकूक़ होते हैं, हुकूमत की कुछ ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, और हुकूमत को अपनी के इस हद तक कुछ हकूक़ होते हैं कि जिस मुद्दत के लिए उसको मुंतखब किया गया है वो मुद्दत वो पूरी करे। आमरीत के अपने असूल होते हैं, एक शख्स आकर इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लेता है, फिर उसका हुक्म चलता है जितनी देर तक वो अपना कब्ज़ा कायम रख सकता है। लेकिन ये जिस निज़ाम की तरफ हम बढ़ रहे हैं, मेरा ख़्याल है अभी उसके असूल जो हैं वो भी तय होने वाले हैं। एक ही चीज़ अभी तक वाज़े हुई है इस साल में, जो भी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनका आपने बड़ा अच्छी समरी प्रोग्राम के शुरू में दी, उन सब को अगर हमने सामने रखें तो हमें एक ही चीज़ नज़र आती है कि अब पाकिस्तान एक हमने उसका एक नाम ईजाद कर लिया है, हाइब्रिड। लेकिन ये हाइब्रिड किस बला का नाम है? इसमें ये उसके कितने हाथ हैं, कितने पाँव हैं, वो कैसी चाल चलता है, वो किस डायरेक्शन में जाता है, वो किसकी सुनता है, किसके दबाव में आता है, या किस पर दबाव डाल सकता है, अभी मेरा ख्याल है ये वाज़े होना बाकी है। सो अब मेरा ख्याल है आइंदा के साल में जो भी तज्ज़िये या तबसरे होंगे उसमें जो भी आपके तज्ज़ियाकार होंगे, जो भी तबसरा कर रहे होंगे, शायद उनको ये जहन में रखना चाहिए कि वो अपने दिमाग से वो वेस्टर्न डेमोक्रेसी का जो एक मॉडल था वो निकाल दें, क्योंकि वो मॉडल अब पाकिस्तान में इस साल ने और जो इवेंट्स थे लीडिंग इनटू दिस ईयर उनने मेरे ख़्याल में मुकम्मल तौर पर दफन कर दिया है। इसका हरगिज़ आशा ये मतलब नहीं है कि हम अपनी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी की जब हम बात करते हैं, पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात करते हैं सारे, हम उसको भूल जाएं और हम रिज़ाइन करके बैठ जाएं। लेकिन वो नया रिश्ता क्या होगा अवाम के बीच में, जो आमरीत में भी क्लियर होता है और जमहूरियत में क्या भी क्लियर होता है, वो नया रिश्ता अवाम और रियासत के बीच में क्या होगा, ये मेरा ख्याल है अब एक की क्वेश्चन है जो कि आने वाले वक्तों के अंदर सेटल होगा। और इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि बाकी सारी चीज़ों को, मईशत को अपनी जगह रखें, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, उसकी सक्सेसेस, उसकी शॉर्टकमिंग्स, उनको अपनी जगह पर रखें। लेकिन ये एक एलिमेंट मेरी नज़र में अगर पॉलिटिकली इसको देखा जाए तो सबसे अहम एलिमेंट था। वेरी कमेंट, अवाम को रीडिफाइन करना है रियासत के साथ अपना रिश्ता, और अवाम के हाथ में कितना और क्या है रीडिफाइन के लिए अपनी जगह एक सवाल है। शहजाद चौधरी साहब, 2025 हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान कशीदगी ने जमहूरी अमल को किस हद तक मुतासिर किया? 1 नंबर 2, क्या PTI को स्पेस देना मुस्लिम लीग नून को सियासी नुकसान है? क्या ये सोच डेवलप हो गई है, वाइस वर्सा? बड़ा ही आपने स्पेसिफिक सवाल पूछ लिया और मैं कुछ और कहना चाह रहा था। सर आप कहिए, बेशक आखिर में कमेंट कर दें इस पे। हाँ, मैं इस पे कमेंट कर दूंगा। देखिए, निज़ाम की बात की गई तो मैं कहना चाहूँगा कि निज़ाम जैसा भी हो, सबक अगर सीखना है 2025 के बाद, सीखना तो बहुत पहले चाहिए था, लेकिन 2024 के बाद 2025 एक कॉन्सिक्वेंशियल ईयर था। 2024 में एक हुकूमत बनी जिसने तकरीबन 1 साल पूरा किया और अब ये 1 साल और पूरा हो रहा है। तो इन 2 सालों में काफ़ी अरसा है सीखने के लिए। तो वो निज़ाम जो भी हो, निज़ाम आपका आमराना है, मुश्तरकाना है, इश्तराकाना है और जमहूराना है, जैसा भी है, उसका सबक एक ही है कि सियासत, असल सियासत सिर्फ मईशत है। बाकी आप जितने मर्जी बातें करते रहें, जितने मर्जी नैरेटिव्स बना लें, जितनी मर्जी बातों से और दास्तानों से लुभा लें लोगों को, कुछ भी काम नहीं करता जब तक आपकी मईशत, और वो मईशत कौन सी वाली, वो मईशत जो आम आदमी के लिए की जाती है। तो अगर कोई सबक है तो वो ये है कि हर सियासत सिर्फ एक चीज पे जाके मुर्तकज होती है और वो मईशत होती है, और मईशत भी जो कि आम आदमी की जिंदगी में असरअंदाज हो। ये फेलियर है हमारे तमाम निज़ामों का जो आज तक बने बनाए। भले आप जितना मर्जी उसमें एलिट्स को कह लें या प्लाने को कह लें या हुकूमतों की लैक ऑफ गवर्नेंस को कह लें, लेकिन जब तक वो मामला उस तरीके से स्ट्रक्चर नहीं होगा, तय नहीं होगा, चलेगा नहीं। आज सवाल सबसे बड़ा हमारे सियासी ज़हन जो है इस मुल्क के, उनमें क्या है कि सब कुछ हमारे साथ होने के तमाम मामला प्लग कर दिए गए। कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी गई जहां पर कि कोई आके किसी किस्म का कोई चैलेंज क्रिएट हो इस सियासी निज़ाम के लिए। उसके बावजूद क्या वजह है कि हमारी वो साख, हमारी वो
पहचान जो होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही। तो इसकी वजह सिर्फ एक ही है, वो ये है कि देखिए असल में आम आदमी को आप पागल बनाना बहुत मुश्किल हो चुका है। बयानियां बयानियां करके हमने बहुत देर इस कौम को लुभाया है और कहानियां सुनाई, दास्तानें, पोप बयानियां, ये बयानियां, ये बयानियां। ये कौम मुझे लगता है कि अब उस नहज पे पहुंची है जहां और दास्तानें सुन के लुभाने वाली कैफियत में नहीं है, और वो चाहती है कि मेरे लिए इसमें क्या है। आम आदमी कह रहा है कि मेरे लिए इसमें क्या है, और वो सिर्फ एक ही चीज़ है कि उसकी ज़िंदगी कितनी सहल और कितनी आसान हो सकती है। और वो सिर्फ माशी तौर पर उसके बच्चों की परवरिश, उसकी ज़रूरियात, बुनियादी ज़रूरियात, हम उस नहज तक भी नहीं पहुंच पाए। इसलिए जितनी बातें मैक्रो इकोनॉमिक्स और फलाने इकोनॉमिक्स और उसकी बातें, ये सब की सब धरी रह जाती हैं उस जगह पर जहां पर हम आम आदमी को जो 99% 99% है इस मुल्क का, उसको हम नहीं दे पाए जो कि उसका हक बनता है, जो उसका फर्ज है, वो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद है, वो हम उसको पूरा नहीं कर पाए। भूल जाइए कौन सा सियासी निज़ाम होना चाहिए। मैं एग्री करता हूं कि सियासी निज़ाम की जो कैफियत है उसको बेहतर होना चाहिए, और उसका जवाब मैं बाद में दूंगा। देखिए है क्या, अल्टीमेटली आपके पास दुनिया के पास ले जाने के लिए रेलेवेंस थी ना, रेलेवेंस ढूंढनी थी, तो कुछ नहीं था आपके पास। आपकी मईशत तो तबाह हाल थे, आज भी शायद तबाह हाल है, IMF के सर पे चल रहे हैं, कर्जे लेके चल रहे हैं। तो क्या लेके गए आप अपनी अफवाज की कामयाबी का झंडा लेके गए, उससे आपने अपनी रेलेवेंस बनाई, उससे आपकी खारजी तौर पर कोई पहचान बनी, उससे आपने अपने खारजी तौर पर पर इसकी अफादियत कितनी है? अगला टेस्ट, अगला इम्तिहान, जहां पर आपसे कहा जाएगा कि आपके पास अगर अफवाज है देने के लिए या उनकी मदद फराहम करने के लिए, तो उसकी भी तो कोई हद होगी ना। हम कितनी मदद दे सकते हैं, कहां तक दे सकते हैं, किसकी बातें कितनी पूरी कर सकते हैं। तो इसलिए उसकी लाइफ बहुत लिमिटेड, उसका स्कोप बहुत लिमिटेड है। इसलिए हम उसकी बुनियाद पे ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान बहुत बेहतर हो गया। पाकिस्तान की पहचान जरूर बेहतर हुई, लेकिन क्या पाकिस्तान अपने तौर पर अंदर अपनी जात के अंदर रहते हुए ये देख पाया कि वो भी उसकी जात के अंदर भी कोई बेहतरी आई कि नहीं आई? जहां तक अब आपका जल्दी से, क्योंकि आपके पास टाइम कम होगा, जहां सियासत का तल्लक है, देखिए ये वो लोग करते हैं जिनको ये पता हो कि हमारे मिल के काम करने से इस मुल्क के आम आदमी का भला होगा। और जब आम आदमी आपकी किसी भी कैलकुलेशन में नहीं आता, किसी आपके कुलिये में नहीं आता, तो फिर आम आदमी पीछे रह जाता है और सिर्फ आपकी अपनी जो एलीट पॉलिटिक्स है, एलीट सियासत है, वो रह जाती है। तो जो PTI कर रही है, जो ये हुकूमत कर रही है, जो बाकी निजाम कर रहा है, मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ एक अशराफिया की 0.1% लोगों की सियासत है, उसका आम आदमी की जिंदगी से, इस कौम से कोई ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल से कोई ताल्लुक। दुरुस्त हो गया। रज़ा रूमी साहब, जितनी गुफ्तगू ऊपर हुई उसी में से सवाल आपके लिए मैं फ्रेज कर रही हूँ कि एलीट कैप्चर से लेके जिस नए निज़ाम की बात हुई कि उसका और अवाम का ताल्लुक क्या है, इस पूरी सूरत हाल में जो हमारी सियासी जमातें हैं, जो पार्लिमानी जमातें हैं, उन्होंने कोई सबक सीख लिया होगा या नहीं, कि आने वाले दिनों में वो कहीं हैं या नहीं? आयशा, बहुत मुश्किल सवाल है, लेकिन कोशिश करते हैं। देखिए, पाकिस्तान की जो सियासी अशराफिया हैं, जिनका कि अभी जिक्र भी हुआ, उनको कम से कम उनके लिए सबसे बड़ा सबक तो यही उनको मिला कि अगर उन्होंने इक़्तिदार में सरवाइव करना है तो वो किसका दामन थामे और किस तरह से वो अपना चाल चलन करें। तो बहुत पुराना सबक नहीं रज़ा साहब। तो बस वो 2000 कुछ मतलब ये 2025 में भी उनका वही सबक मिला, क्योंकि उसके अलावा अगर आप ये बड़ी बड़ी बातें इस वक्त हो रही हैं जमहूरियत की और आइन की और इंसानी हकूक की, तो उसके ऊपर तो देखिए कोई भी पार्टी जो है वो सीरियस नहीं है। वो सिर्फ जब इक़्तिदार से बाहर होते हैं तो उनको जमहूरियत भी याद आ जाती है, इंसानी हकूक भी याद आ जाते हैं, मिसिंग पर्सनस भी याद आ जाते हैं, 1971 भी याद आ जाता है। लेकिन जो भी वो इक़्तिदार में आते हैं तो फिर वही एक ही प्ले बुक होती है, और वो आपको पता है क्या है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान का 2025 का अगर जायजा लिया जाए तो उसमें दो ही बड़ी थीम्स नजर आती हैं, और वो सबसे पहली तो जो जिसका जिक्र आपने कर दिया, बैनुल अक़वामी तौर पे जो पाकिस्तान को बेमिसाल कामयाबियां मिली हैं, उनकी नज़ीर हालिया सालों में नहीं मिलती। चाहे वो अमेरिका से ताल्लुकात हों, मिडल ईस्ट में पाकिस्तान का बढ़ता हुआ रोल, और जिसे कहा जा रहा है नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का रोल हो, वो बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स है। पाकिस्तान और चीन के जो दिफाई ताउन है उसके ऊपर भी वो मोहर सब्त हुई और दुनिया ने उसको एक्नॉलेज भी किया और दुनिया ने एक्सेप्ट भी कर लिया है। यानी कि उनको कोई बड़ा जिसे कहते हैं पाकिस्तान से शिकवा या शिकायत नहीं है कि उनका चीन के साथ किस तरह का इत्तेहाद है। तो और फिर आप देख लीजिए कि जो ट्रंप है, जो दुनिया का सबसे ताकतवर सदर है, वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को और वजीर आज़म को बारहा उनका जिक्र करता है, तारीफ करता है। तो ये कामयाबी बिल्कुल है, इसको क्यों हम डिनाई करें और क्यों हम 2025 के आखिर
आखिर में यही कहें कि बस जी हर चीज़ बुरी है, हर चीज़ तबाह हो गई है। और दूसरा सबक क्या है, बेकार सबक तो कोई नहीं सीखता पाकिस्तान में। दूसरी जो रियलिटी कह सकते हैं, ज़मीनी हकीकत ये है कि हाइब्रिड निज़ाम जो है वो बिल्कुल आज 31 दिसंबर है और वो उसको मुकम्मल तक़वियत और इस्तेकाम मिल चुका है। और वो इस तरह से मिला है कि ये जो आइन में तरमीम की गई हैं 26वीं और 27वीं और जो दीगर बंदोबस्त किया गया है, उससे कम से कम ये ज़रूर है कि ये निज़ाम जो है ये अब चलेगा कुछ साल। ये ऐसा नहीं है कि ये कल कला को कोई किसी जेल का कोई ताला टूटेगा और अवाम का रेला जो है वो आके तो इस निज़ाम को गिरा देगा। फिलहाल ये इस तरह की ख्वाब ख्याल की बातें ही हैं और खाम ख्याली ही है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये निज़ाम पाकिस्तान के लिए अच्छा है? क्योंकि हम तो समझते रहे, हम तो पूरी उम्र ये कहते रहे कि पाकिस्तान में जो है एक मुकम्मल जमहूरियत होनी चाहिए और शहरी आज़ादियाँ जो हैं वो मिलनी चाहिए, मीडिया आज़ाद होना चाहिए, अदलिया आज़ाद होनी चाहिए। तो ये तो किसी और डायरेक्शन में मुल्क जा रहा है और ये एक सोचने की बात है, ये लम्हा फिक्रिया है। और मेरे ख्याल से ये हमें इसके ऊपर 2026 में काम करना होगा। लेकिन ये याद रखिए कि पाकिस्तान की तारीख ये बताती है कि हर 10 साल के बाद यहाँ पे तगय्युरात जो आते हैं, तो जो ये इस साल जो तगय्युरात पिछले 1-2 साल में आए हैं ये देखे हैं। तो इसलिए इस दौरान में सियासतदान, मीडिया, सिविल सोसाइटी क्या हिकमत अमली बनाते हैं, ये अब हमारा इम्तिहान स्टार्ट होता है। ठीक हो गया, तो गुफ्तगू कंक्लूड करते हैं कि कोई सियासी सबक नहीं सीखा। भले ही 2025 का सूरज गुरूब हो गया हो, मगर हमें तलाश है जमहूरियत की और सियासत की इस मुल्क में, क्योंकि बिना सियासी इस्तेहकाम ना तो मुआशी और ना ही खारजा सतह पर इस्तेहकाम देरपा और तवील मुद्दत हो सकता है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो पैनल से बात करेंगे सियासी नहीं, कुछ हल्की फुल्की गपशप इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। साल का आखिरी दिन सिर्फ कैलेंडर बदलने का नाम नहीं, बल्कि ये एक वक्फा और मौका है कि हम पीछे मुड़कर देखें, खुद से सवाल करें और सीखने की गुंजाइश तलाश करें। पूरा साल हमने इसी स्क्रीन पर अपने पैनलिस्ट के साथ मुल्क की सियासत हो, मईशत हो, अदलिया के मामलात हो, खारजा पॉलिसी हो, समाजी मसाइल हो, अवामी बुनियादी हुकूक हो और ना जाने कितने ही हसास या फिर मुश्किल मौज़ूआत हों, उन पर गुफ्तगू की, तज्ज़िया और तबसरे आपके सामने ला के रखे। आमतौर पर मैं इस प्लेटफॉर्म से सवाल पूछती हूँ, हम कोशिश करते हैं कि उसके बहुत से जाविये कवर किए जाएं, पैनल उसका जवाब देता है, बहस आगे बढ़ती है और प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है। मगर आज इस रवायत को थोड़ा सा बदलना चाहते हैं। रवायती पैटर्न फॉलो करने के बजाय हम इस सेगमेंट में अपने पैनल से ये जानना चाहेंगे कि पूरा साल मुख्तलिफ और बाज़ औक़ात मुतनाज़े मौज़ूआत या यूँ कहा जाए कि मुश्किल मामलात पर बैठ कर बात करने का उनका तजर्बा कैसे रहा। वो लम्हात कैसे होते हैं जब सवाल बहुत ही चैलेंजिंग हो या मुश्किल हो, या मौजू ऐसा हो जिस पर बोलना आसान ना हो, या कभी ये भी हो सकता है कि अचानक कोई ऐसा मामला सामने आ जाए जिस पर वैसी ही तैयारी ना हो। जब एक पैनलिस्ट दिल में कुछ सोच रहा हो कि मैं ये नुक्ता पहले रखूंगा, मगर वही बात कोई और पहले कह दे, तो अंदर की कैफियत क्या होती है। कभी बहस के मौज़ूआत रिपीट लगें, कभी वक्त कम हो, कभी एडिटोरियल पॉलिसी रुकावट बन जाए, कभी टॉपिक की नज़ाकत या कोई दूसरा पैनलिस्ट आपके मौक़िफ़ के बिल्कुल ही खिलाफ बात कर दे या आपकी बात को चैलेंज कर दे। इन सब के दरमियान एक पैनलिस्ट खुद को कैसे संभालता है, ये भी जानना मकसूद है कि बतौर टीम किस तरीके से मज़ीद बेहतरी की जा सकती है, ताकि इस सफ़र और हमें देखने वालों के साथ जो रिश्ता है उसे मज़ीद मजबूत बनाया जा सके। कोई ऐसा मशवरा जो हमें अगले साल यानी 2026 में मज़ीद बेहतर बना सके, कोई ऐसी बात जो शायद ऑन एयर कहना मुमकिन ना हो मगर आज के दिन कही जा सकती हो, और सबसे बढ़कर कोई ऐसा पैगाम जो नाजरीन के लिए हो, जो साल भर ये सब हमको देखते, सुनते और बर्दाश्त करते हैं। तो आज का प्रोग्राम एहतसाब भी है, एतराफ़ भी और सीखने का एक मौका भी, क्योंकि साल के आखिरी दिन सबसे कीमती बात शायद यही है कि हम सब सच और इख्तिलाफ को ना सिर्फ सुने बल्कि कबूल भी करें, क्योंकि यही स्ट्रेट टॉक है। शहजाद साहब, तो स्ट्रेट टॉक के साथ ये साल कैसा रहा? आप मुस्तकिल हमारे पैनलिस्ट हैं, साथ मौजूद हैं। कौन सा मामला या इशू आपको मुश्किल लगता है या किसी इशू पे चैलेंजिंग महसूस होता है? अच्छा, ये भी कहिएगा कि पहले बात करना आसान होता है या आखिर में बात करने को एक्सप्लेन करना ज़्यादा आसान हो जाता है? अच्छा, पहली बात तो ये है कि आपके इस पूरे साल का ये जो सवाल है ये सबसे मुश्किल सवाल है और इसकी वजह मैं बताता हूँ। उसकी वजह ये है कि एहतसाब किसी के बस की बात नहीं है। एहतसाब शायद हमारा सिर्फ अवाम करते हैं। हम किसी की, मैं अपनी बात करूं, मैं किसी पलड़े में तुलने के काबिल अपने आप को नहीं समझता। मैं समझता हूं कि लेकिन उसके बावजूद
कोशिश हम अपनी पूरी करते हैं कि जो सवाल उठाया जाता है उस सवाल को क्या हम बेहतर तौर पे जवाब दे पाए या नहीं दे पाए। तो जो मैंने समझा, जिस तरीके से सवालात आए, और सवालात बहुत मुश्किल भी आए, एक चीज कहूंगा, मेरी उर्दू बहुत अच्छी हो गई है। अच्छा। क्योंकि मुझे जब अल्फाज का चुनाव करना पड़ता है और इस तरीके से करना पड़ता है कि किसी तरीके से बात कह भी दूं और किसी को बुरी भी ना लगे, जब आप इस तरीके से बात करते हैं तो मेरा ख्याल है कि आपको थोड़ी सी कोई तख्लीकी अमल से गुजरना पड़ता है। मेरी उर्दू बहुत अच्छी हुआ करती थी जब तक मैंने एयरफोर्स ज्वाइन नहीं की, और मैं 1900 कब से 71 से पहले 70 तक की बात कर रहा हूँ। मैं उर्दू अदब पे ही पला था, उर्दू ही लेके चला था, लेकिन जिस फिर पेशे में चले गए, फिर वहां से उर्दू आहिस्ता आहिस्ता कमजोर हो गई और फिर हमारे और जुबान जो थी वो सामने आ गई। बाहर सूरत बड़ी खुशी होती है इतने काबिल लोगों के बीच में बैठ के आपके मुश्किल सवालात का जवाब देते हुए। एक चीज जरूर पेश नजर रहती है कि जो बात की जाए, जहां तक सच नजर आती है और जहां तक समझता हूं कि दुरुस्त है। अच्छा, एक और चीज मैंने वो उस तरीके से बात कहता हूं, एक और चीज जो मैंने सुनी और बहुत सुनी इस दौरान में और अब बहुत आम हो गई है कि टीवी प्रोग्राम बहुत फजूल हो गए हैं, इन पे जो बहस है वो लायानी और बेमानी होकर रह गई है। आजकल के माहौल में इनकी कोई अफादियत नहीं रहेगी। कम से कम अपनी हद तक, और मैं जानता हूं अपने पैनलिस्ट को भी, मेरा ख्याल है हम सब ने ये कोशिश की कि इन्हीं प्रोग्रामों को, इन्हीं टीवी के प्रोग्राम को, इस प्रोग्राम की हद तक कम से कम हम इस तरह की यूजफुलनेस दे दें, इस तरह का कोई उसकी अफादियत दे दें कि कोई ना कोई इसमें से पॉजिटिव चीज निकल सके। हम ये नहीं करते कि हम जो कहते हैं वो सच होता है, लेकिन अगर उससे किसी को कोई हल्का सा रास्ता मिल जाता है, और यकीन मानिए मैंने बहुत जगह पे पूरे साल में ये अल्फाज जो हम बोलते हैं या कोई ऐसी चीज जिस तरफ इशारा करते हैं, उसका कुछ अरसे के बाद मैंने उसको रिपीट होते हुए और देखते हुए सुना। तो सिवाय इसके आप ये कहिए कि उर्दू बहुत अच्छी हो गई, टेंशन आप बहुत देती हैं और मुश्किल, ये तो मैं सुनना चाह रही थी कि मैं मजीद कितनी दे सकती हूँ। नहीं, और टेंशन की गुंजाइश नहीं है हमारी उम्र के अंदर खास तौर पर। और मैं बहुत मर्तबा ये सोचा है मैंने कि आया अब मेरी सेहत ये इजाजत देती है कि मैं इस टेंशन में से गुजरूं या ना गुजरूं। बहरहाल कोशिश। शहजाद साहब आप यहीं ठहरे, हमें आपकी जरूरत है, मैं टेंशन आपको कम दूंगी, आप टेंशन ना लें इतनी। रज़ा रूमी साहब आपको जी। It was an honor to be of service to this country। मेरे लिए सिर्फ पाकिस्तान जरूरी है, कोई सियासी पार्टी जरूरी नहीं। दुरुस्त हो गया। रज़ा रूमी साहब आपको भरपूर टेंशन दी जा सकती है, आप ये फरमाइएगा कि आपका ये एक्सपीरियंस, आपको भी अब 1 साल से ऊपर का टाइम हो गया है हमारे साथ स्ट्रेट टॉक में मौजूद हैं, आपको कभी बहस के मौज़ूआत रिपीटेटिव लगते हैं, कोई इशू चैलेंजिंग लगता है, या कहीं बोलते हुए जैसे एडिटोरियल के रेड लाइन्स आती हैं, कहाँ दिक्कत महसूस होती है और कहाँ लगता है कि बाद में बोलूँ या पहले बोलूँ तो अच्छा एक्सप्रेस करूँगा? जी आशा, सबसे पहले तो बिल्कुल जो अगले महीने मुझे 1 साल हो जाए, बल्कि हो ही चुका है, तो ये मेरी फर्स्ट एनिवर्सरी भी है समा के साथ और आपके इस शो में, तो इसलिए मुझे मुबारकबाद दीजिए सब दिल खोल कर, और मेरी तारीफ भी कीजिए। नहीं, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट आयशा, आप एक बहुत ज़बरदस्त एंकर हैं और आप जिस तरह के सवालात चुनती हैं मेरे ख्याल से उनमें मुश्किल भी होते हैं, और जो अच्छी बात यह है कि आप उस तरह के मौज़ूआत उठाती हैं दूसरे सेगमेंट में जो कि दीगर पाकिस्तान के चैनल्स नहीं उठाते। मसलन पॉपुलेशन, तालीम, क्लाइमेट चेंज, माहौलियात, इसके ऊपर पाकिस्तान में बात ही नहीं होती। यहाँ पे तो बस सारा वक्त एक ही जो है शख्सियत या एक ही पार्टी के गिर्द पूरी की पूरी गुफ्तगू जो है वो स्टक हो गई है पाकिस्तान में। तो उस लिहाज से तो बहुत अच्छा तजुर्बा है। अब जो दिक्कतें हैं, देखिए पहली तो ये दिक्कत है कि मैं आधा वक्त तो अमेरिका में होता हूँ, तो अलग सुबह मुझे उठना पड़ता है आपके शो के लिए, और हम आपको बड़ी मुश्किल से उठाते हैं, उसका क्रेडिट हमारी टीम को दें, ये बहुत जरूरी है। नहीं, मैं उठ जाता हूँ, लेकिन मुझे पढ़ना भी पड़ता है ना, तैयारी भी तो कुछ करनी होती है। और फिर दूसरा मसला ये है कि यकीनन पाकिस्तान में जो टीवी के ऊपर इस वक्त ब्रॉडकास्टिंग का मसाइल है, जो कि हमारे इस चैनल से सिर्फ मसला नहीं है, बिलअमूम हमें बात करते हुए एहतियात करनी पड़ती है। और देखिए वो तो फिर मेरी अब कुछ इस तरह से हुआ है कि जब से मैंने पाकिस्तानी अखबारात में और टीवी चैनल्स में काम किया, तो मुझे अब सेल्फ सेंसरशिप की भी आदत हो गई है, और समझ आ जाती है कि कहाँ पे रेड लाइन कौन सी आ जाएगी, किसको क्या लगेगी, तो फिर खुद ही इंसान वो उसको जरा मैनेज कर लेता है। लेकिन ये बात ठीक नहीं होती, क्योंकि बाज़ औक़ात आप वो बात कह नहीं सकते जो कि आप खुल कर कह सकते हैं। तो ये तो एक दिक्कत है, और उसमें मैं यकीनन आपको मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराऊंगा, और जो है, और ना ही अपने आप को, मगर जिस तरह के हालात है उस तरह से। लेकिन फाइनल मेरा पॉइंट ये है कि हम उम्मीद करते हैं कि 2026 में भी हमारा ये शो न सिर्फ ये कि ये टॉप शो हो
एनालिसिस का, बल्कि ये अवाम के मौजूआत, अवामी मफाद और हमारी कोशिश ताक रखकर ये बात करें। दुरुस्त हो गया जी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो जैगम साहब और आमिर अहमद खान साहब क्या कहना चाहते हैं और क्या मशवरा देंगे इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। जैगम साहब, आपको तो तवील अरसा हो गया प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हैं। ये 2025 का साल और जो मौजूआत और ख़ास तौर पे सियासत में एक मौजू बहुत रहा जिस पर आप लोग भी कभी कभार कि यहाँ से आगे भी चढ़ें, लेकिन क्या करें कि वो मौजू ही नहीं चल पाया। हमने पहले हिस्से में बात भी की। आपके ख्याल में स्ट्रेट टॉक में किस बात पर बात करके आप समझते हैं कि बात मुकम्मल कह दी, और कहाँ रुकावट महसूस करते हैं कि कहना चाहते थे मगर आयशा ने रोक दिया, वक्त ना रहा? चलें, इस पर मैं आगे बात करता हूँ। पहले तो जो एक बड़ी दिलचस्प बात उर्दू के हवाले से हो रही थी, वहाँ से मैं क्यों ना शुरू करूँ। कहिए। कि देखें, इस हमारे शो में दो बाबाए उर्दू हैं। एक हमारे उमर हैं, रिसर्चर, बहुत काबिल, ब्राइट यंग मैन, वेरी इम्प्रेस्ड, जो ज़ाहिर है स्क्रीन पर हमारे देखने वालों को नज़र नहीं आते। और दूसरी एक आयशा बख्श हैं, और इनसे पूरा साल हम उर्दू सीखते रहते हैं। और इस साल भी बहुत से लफ्ज़ सीखे। मिसाल के तौर पर एक लफ्ज़ कसीरुल कुतबी निज़ाम, जो मल्टी पोलर सिस्टम और मल्टी पोलैरिटी है, वो सीखने का मौका मिला। देखिए, मुश्किल वक्त है इस वक्त। पाकिस्तान एक निज़ाम से दूसरे निज़ाम की तरफ जा रहा है। अच्छी बात यह है कि इस शो में कोशिश की जाती है कि हम अपनी बात, जो हमारा माफ़िज़ ज़मीर है, जो हमारी राय है, वो हम कहें, उस पर कदगन ना लगे या कम से कम लगे। और उसमें मैं देखता हूँ कि बाज़ औक़ात बहुत से जो मुश्किलात होती हैं उसको टीम ख़ुद से हैंडल कर लेती है और हमें पता भी नहीं चलता, या बहुत बाद में पता चलता है कि कोई इसमें मुश्किल भी आई थी। अब अपने आप को सोचना पड़ता है, और जो चैलेंज आया है उस हवाले से वो ये नहीं है कि कौन से मौजू पर कौन सा मौजू मुश्किल था। मुख्तलिफ माहौल के मुताबिक हर मौजू ही मुश्किल हो जाते हैं। सही। लेकिन अहम जो चैलेंज होता है वो होता है लिंग्विस्टिक, लिसानी चैलेंज। कि आप इस तरीके से कहें कि कोई मसाइल पैदा ना हो। आप बात भी कहें, आप कह दें, सुनने वाले समझ भी जाएं, आपकी कम्युनिकेशन भी ठीक हो जाए, लेकिन वो इस अंदाज से हो कि उसमें किसी तरह का कोई इशू किसी के लिए पैदा ना हो। तो ये तो मेरा ख्याल है एक ऐसी चीज़ है जो सबको नेविगेट करनी पड़ती है। और जो गेन है सबसे बड़ा वो ये है कि जो खुशी की बात है वो ये है कि जिस तरह का पैनल हमारे साथ है उसमें कम से कम मुझे तो हर रोज़ सीखने का मौका मिलता है। हमारे बहुत सीनियर सहाफ़ी जो 3 साल हमारे साथ रहे, इफ्तिखार साहब, वो इस वक्त हमारे साथ नहीं है, कुछ दिन पहले उन्होंने छोड़ा, उनको हम याद कर रहे हैं। हसन निसार साहब जो हैं वो पाकिस्तानी सहाफ़त के रॉक स्टार्स में से एक हैं। आमिर ने अभी हमें ज्वाइन किया, आमिर अहमद ख़ान ने बहुत सीजन पाकिस्तान के बड़े सहाफ़ियों में से एक हैं। रज़ा मेरे दोस्त हैं, पूरी दुनिया में इनके नाम का डंका बजता है, इनकी अपनी एक आन बान शान है। लेकिन मुझे सही बात है जो सबसे बड़े चैलेंज पैनलिस्ट लगते हैं वो शहजाद साहब लगते हैं। और शहजाद साहब यूँ लगते हैं कि शहजाद साहब जब पहले बोल लें तो मुझे गौर करना पड़ता है दोबारा कि जो मैंने एनालिसिस किया था उसमें कहाँ कौन से सुकम रहे। सही हो गया। शहजाद साहब इस माशाल्लाह रियल इंटेलेक्चुअल इन दिस कंट्री, नो डाउट। और बहुत कमाल का वो एनालिसिस करते हैं। और इट्स रियली एन ऑनर फॉर अस कि वो इस पैनल का हिस्सा हैं। और मेरे लिए भी मेरे लिए तो हर रोज़ जो एक लर्निंग का मौका होता है, आई एम श्योर तमाम जो हैं वो सुनने वालों के लिए उनके लिए सब लर्निंग का मौका होता है। दुरुस्त हो गया। तो हम हर रोज़ देखें हमें ये बताना ज़रूरी है हमारे देखने वालों को कि ये जो जर्नी है, हम यहाँ ये सोच कर नहीं बैठते कि हमने आपको कुछ सिखाना है। सिखाने का अमल तो है ही, क्योंकि हम सीख कर आए हैं आपसे कुछ शेयर करने के लिए। सबसे बड़ी तवज्जो हमारी होती है फैक्ट्स पर। फैक्ट्स हमारे ठीक होने चाहिए, और उन फैक्ट्स की बुनियाद पर आप एक तज्जिया बनाते हैं अपने अपने बैकग्राउंड के मुताबिक, अपने अपने शोबे के मुताबिक। बिल्कुल दुरुस्त। और ये डिफरेंट जो आप लोगों के प्रोफेशनल बैकग्राउंड्स हैं वही प्रोग्राम को एनरिच करते हैं। जैगम साहब, आमिर साहब ने क्योंकि हमें अभी ज्वाइन किया है कुछ हफ्ते पहले ही, तो आमिर साहब आपका जाते साल में ये नया आगाज कैसा है और तवक्कुआत क्या हैं आपकी? आई थिंक आयशा यू वुड बी इंटरेस्टेड इन नोइंग कि क्यों मैंने आप लोगों को ज्वाइन किया। क्योंकि मैं 6-7 साल सहाफ़त से दूर रहा। मैं 2008 में जब पाकिस्तान छोड़ के गया, मैंने BBC ज्वाइन किया और मुझे लंदन जाना पड़ा। तो उस वक्त पाकिस्तान का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है आशा, वो उसी दौर में से गुजरा था जिसमें पाकिस्तान का प्रिंट मीडिया जुनीजो हुकूमत के फ़ौरन बाद गुजरा, जब एकदम से उसको आज़ादी मिली और उसको समझ नहीं आ सकी कि उस आज़ादी के साथ क्या करे।
तो एक अजीब बेहंगम सा शोर मच गया प्रिंट मीडिया के अंदर उस वक्त। तो मैंने जब पाकिस्तान छोड़ा था उस वक्त मुझे लग रहा था कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो न्यूज़ मीडिया है ख़ास तौर पे, वो भी उसी सिचुएशन में से गुजर रहा है कि वहाँ शोरों का गुलगपाड़ा उसके ऊपर ज़्यादा फोकस है, क्योंकि अभी वो चैनल्स को शायद सही तरह से समझ नहीं आई है कि रेटिंग्स के लिए ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है या जो ट्रेडिशनल सहाफ़ती असूल हैं उनसे उनके करीब रहना। लेकिन जब 8-9 साल के बाद मैं लौटा आयशा, तो मैंने देखा कि वो अपनी अरूज पे पहुंच चुकी हुई थी बात। सो मैं 6-7 साल अलहदा रहा सहाफ़त से। मैंने प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर अपनी तवज्जो देना शुरू कर दी, और ये जब मुझे समा के पैनलिस्ट का हिस्सा बनने को कहा गया तो उसकी बहुत बड़ी वजह ये थी कि मेरा ख्याल है ये बहुत कम प्रोग्रामों में से है पाकिस्तान के अंदर जहाँ ज़ाती राय और तज्जिए के बीच में, तबसरे और तज्जिए के बीच में तफरीक की जाती है। ये बड़ी बारीक लकीर होती है, बड़ा मुश्किल होता है किसी को अपनी तज्जिए को, अपनी राय को तज्जिए में ढालकर पेश करने से रोकना बड़ा मुश्किल काम है, जो मेरे ख्याल में आप बहुत बेहतरीन तरीके से करती हैं आयशा। और यही इस प्रोग्राम की एक अट्रैक्शन है कि ये तज्जिए को तज्जिए के तौर पर आवाम के सामने पेश करता है। ये किसी की ज़ाती राय, वो ठीक है, ज़ाती राय हर तज्जियाकार की होती है और वो कहीं ना कहीं सामने आ ही जाती है, लेकिन बुनियादी तौर पर इस प्रोग्राम का जो फोकस है और उसका जो प्रिंसिपल है वो वही होता है कि एक सूरत हाल को एनालाइज किया जाए और लोगों की मदद से, अपने दूसरे पैनलिस्ट की मदद से उसको समझने की कोशिश किया जाए। इसलिए मेरे लिए बड़ा आसान था जो 6-7 साल पहले मैंने फैसला किया था सहाफ़त से दूर रहने का, उसको बदल कर। लेकिन एक ज़बरदस्त इजाफा है आपके पैनल के ऊपर। आज के लिए प्रोग्राम से इतना, जाते हुए आप सभी को आने वाले साल की आज एक बार पहले से ही मुबारकबाद देते हैं और कुछ ना कुछ ज़रूर रेजोल्यूशन बनाएं जो आने वाले साल में आपको आगे बढ़ने के लिए ताकत दें। प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।